एक फास्ट ट्रैक रिवीजन इन 10 मिनट्स। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल सा नोट है जो आप देखते हैं, कागज का नोट है। बच्चे पूछते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी क्यों है सर, बैंक के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो हम क्या कहते हैं, कर्ज के जाल में उलझ जाना। लगभग 15% अमाउंट जो है बैंक को अपने पास सेफ रखना पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, योर सोशल साइंस फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप बच्चों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम एक नई चीज लेके आए हैं आपके लिए, एक रैपिड रिवीजन। क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम्स, जो मेन एग्जाम्स हैं, आपके स्टार्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, और एसएसटी का एग्जाम जो कि आपका होने वाला है 7 मार्च को, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक रैपिड रिवीजन सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए। या हम लेके आए हैं, या मैं लेके आया हूं आपके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन इन 10 मिनट्स। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो आपके 10th बोर्ड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, उनको हम 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट ऐसा रिजिड नहीं है, 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन इन 10 से 15 मिनट के अंदर हम एक चैप्टर के, जैसे कि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लास्ट टाइम पे एग्जाम से थोड़े दिनों पहले भी अगर इस लेक्चर को देख के चले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मनी एंड क्रेडिट से आपका सवाल कोई भी गलत नहीं होने वाला है। हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे, फास्ट थोड़ा इसको लेके चलेंगे, ताकि मनी एंड क्रेडिट से आसपास आने वाले सवाल जितने भी हैं वो सारे के सारे हम समझ पाएं और आराम से उन्हें हम अचीव कर पाएं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई चीज खरीदनी है, कोई गुड्स एंड सर्विस हमें परचेस करना है, और उसके बदले में हम क्या देते हैं, एक पैसा देते हैं, और उसके बाद हम उस चीज को, उस कमोडिटी को परचेस कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक एक्सचेंज का माध्यम। यानी कि एक्सचेंज करने का माध्यम जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मनी कहलाता है। आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं और एक लेस की चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, बदले में उसे 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए आप जो शॉपकीपर है उसे देते हैं। तो मनी क्या हो गया है बच्चों? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है, यानी कि बदलने का माध्यम हो गया है। एक्सचेंज करने का मीडियम मनी हो सकता है। तो जब मनी यानी कि करेंसी, जब हमारी जो अभी प्रेजेंट में करेंसी है इंडिया की रुपी, उससे पहले किस तरह का सिस्टम चलता था? तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, उससे पहले हमारे सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से 1 मार्क्स में आपके सवाल बार बार बनता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसमें करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, मनी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें होता है कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को खरीदा और बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इसको एग्जाम्पल देके समझाइए, तो एग्जाम्पल देके आपको ऐसे समझना पड़ेगा, मुझे चाहिए 1 किलो गेहूं और आपके पास है 1 किलो चावल, लेकिन इसमें मसला यह है कि मुझे चाहिए चावल और आपको चाहिए गेहूं, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कमोडिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एक ए पर्सन है और एक ये है बी पर्सन है, ठीक है। इसके पास है 1 kg वीट, ठीक है, और बी पर्सन के पास क्या है बच्चों? 1 kg राइस। अभी मसला यह है कि ए को चाहिए राइस, ठीक है, और बी को चाहिए वीट। लेकिन देखिए, बी के पास राइस है जो कि ए को चाहिए, और ए के पास वीट है जो कि किसको चाहिए? बी को चाहिए। यह चीज तब पॉसिबल हो सकती है बच्चों जब दोनों को एक दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट हो। कहने का मतलब क्या है, बार्टर सिस्टम के अंदर हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स देखने को भी मिल जाता है। यह इसका एक एरर भी हो सकता है। बार्टर सिस्टम में करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को सेल और परचेस किया जाता है। जैसे एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीद लेना, जैसे 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल खरीद लेना, लेकिन बेच लेना या खरीद लेना। लेकिन मसला यह है कि सामने वाले को भी उस प्रोडक्ट की या उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम सही हो सकता है, वरना इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब यह होता है, जो चीज मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास अवेलेबल होनी चाहिए, और जो चीज सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम आराम से हो सकता है। तो यहां से ये ध्यान रखना है आपको कि बार्टर सिस्टम से सवाल बनता है कि बार्टर सिस्टम में मनी का इस्तेमाल या करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है। आई होप आपको बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, फिर हमारे कॉइन्स वगैरह चला करते थे, ये सब है। फिर मनी का इन्वेंशन बाद में जाके आया था। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी एक टॉपिक बन जाता है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या हो सकते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमें क्या देखने को मिलते हैं बेटा, करेंसी। और करेंसी क्या होती है बेटा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होती है, या हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम जो अभी रूपी करेंसी हमारी है प्रेजेंट में इंडिया के अंदर, वो गवर्नमेंट के जरिए ऑथराइज्ड की गई है, इसलिए उसे कोई भी शॉपकीपर लेने से मना नहीं कर सकता है। अभी जो हमारा जो एक सिंपल सा नोट है, जो आप देखते हैं कागज का नोट है, बच्चे पूछते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी क्यों है, इसके बदले में हम कोई भी चीज खरीद और बेच क्यों सकते हैं? क्यों? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट के जरिए से ऑथराइज किया गया है। इसी वजह से कोई भी दुकानदार या कोई भी शॉपकीपर इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता है, और इस करेंसी या रुपी के बदले आप कोई भी चीज खरीद या बेच सकते हो। थर्ड टॉपिक आपसे बनता है इस एग्जाम के अंदर कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं। तो करेंसी मैंने आपको बता दिया है। एक होता है डिपॉजिट विद बैंक्स। सर ये डिपॉजिट विद बैंक्स क्या होता है? डिपॉजिट विद बैंक्स को आपको ऐसे समझना है, मान लीजिए एक कोई एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी के अंदर काम करता है, मंथ एंड में उसकी सैलरी आती है 20,000, लेकिन उसका सिर्फ खर्च हुआ है 10,000। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? 10,000 रुपए उसके पास बचे हैं। तो वो घर पे रखेगा, तो घर पे रखे रखे तो ऐसा नहीं कि 10,000 के 15,000 हो जाएंगे, नहीं ना। तो वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, बैंक में जाके अकाउंट ओपन करेगा और 10,000 रुपए उस बैंक के अंदर डाल देगा। तो सर बात तो बराबर ही रही, घर में भी रख लेता या बैंक में भी रहने देता, फर्क क्या पड़ रहा था? लेकिन बैंक जो 10,000 रुपए के एम्प्लॉय ने बैंक के अंदर डिपॉजिट किए हैं, उसमें वो क्या करता है, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी उस पर्सन को पे करता है, ताकि जैसे मान के चलिए अगर 1% भी हम मान के चलते हैं, अगर वो 10,000 रुपए जमा कराता है तो साल भर बाद इंटरेस्ट के साथ उसको 10,000 से ज्यादा पैसा मिलेगा। और घर पे रखेगा तो घर पे चोरी होने का भी डर होता है, और साथ के साथ उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन बैंक उसमें इंटरेस्ट देता है। सवाल ये निकल के आता है, सर बैंक के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो इंटरेस्ट दे रहा है? उस पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो ये था हमारा डिपॉजिट विद बैंक्स। इसमें अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से बैंक्स काम करते हैं, किस तरीके से बैंक्स जो है क्रेडिट फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराता है। और चेक भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। चेक आप समझते हैं बेटा, चेक मतलब वो वाला चेक नहीं है जो गाने चलते हैं, ये वो है चेक, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आप किसी को पेमेंट करते हैं, जिसको आपको पेमेंट करना है। अगर आपने चेक देखा होगा गौर से कभी, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है, जहां पे यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, यहाँ पे साइन जो कि जिसका चेक है, यहाँ पे जिसको पे करना है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे अमाउंट होता है इन वर्ड्स के अंदर। ठीक है, वर्ड्स में आपको अमाउंट लिखना पड़ता है, और यहाँ पे आप साइन करके किसी को भी नाम का चेक काट सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं XYZ, वो बैंक में जाएगा और आपके बिहाफ पे बैंक से पैसा ले लेगा, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमें देखने को मिलते हैं। याद रखना, यहां से सवाल बनता है करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड चेक हमें देखने को मिल जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स के, बैंक्स के पास पैसा कहां से आता है। जैसे मान के चलिए बैंक्स के अंदर क्या होते हैं, हम लोग जो हम कस्टमर होते हैं बैंक्स के, हम क्या करते हैं, बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, और बैंक में अकाउंट ओपन करवा के हम अपना पैसा वहां पे जमा करवाते हैं। बैंक्स क्या करता है, जितने भी कस्टमर्स बैंक के हैं, या जितने भी लोग जो हैं, हम ये कहते हैं खाता धारक, है ना, खाता धारक जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। तो बैंक्स के अंदर जितना भी हम पैसा जमा कराते हैं, बैंक क्या करता है, उस पैसे को लोन पे दूसरों को देता है, या जिसको नीड होती है, जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई किसान है, किसी को भी क्या करता है, जिसको भी नीड होती है, उसे लोन क्या बैंक क्या करता है, लोन के जरिए पैसा देता है, उधार पैसा देता है, और बदले में उनसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाँ, बैंक्स हमें भी इंटरेस्ट देता है जो हमने अपना सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा रखा है, लेकिन वो जिस पार्टी को लोन देता है और उनसे जितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो इंटरेस्ट रेट हाई होती है, और जितना इंटरेस्ट वो हमें पैसे पे देता है, वो इंटरेस्ट रेट क्या होती है बेटा, कम होती है। और एक मिनिमम अमाउंट बैंक को क्या होता है, अपने पास हमेशा रखना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट है, उसने सारा का सारा पैसा ही क्या कर दिया, लोन में बांट दिया, और मान लीजिए कोई कस्टमर अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक में आ जाता है, तो बैंक तो हाथ ऊपर कर देगा कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, लगभग 15% अमाउंट जो है बैंक को अपने पास सेफ रखना पड़ता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे अगर कोई भी खाता धारक बैंक के पास आता है पैसा निकलवाने के लिए, तो बैंक उसको पैसा दे सकता है। तो बैंक क्या करता है बच्चों, लोन बांटता है, लोन जो बांटता है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बांटता है, एज कंपेयर टू जो वो अपने खाता धारकों को जो इंटरेस्ट रेट देता है वो कम होती है। ठीक है, और जितना जो वो मुनाफा कमाता है उससे ही बैंक चलते हैं, और उसी से बैंक के एम्प्लॉयज की सैलरी निकलती है। तो बैंक कुछ इस तरह के काम करता है। बैंक भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ज्यादा सेवा नहीं करता है। हाँ ठीक है, इसकी जो बाहर के मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़ी इंटरेस्ट रेट कम होती है, लेकिन बैंक्स को भी सर्वाइव करना जरूरी है, तो वो भी इंटरेस्ट रेट थोड़ी ठीक ठाक लेते हैं और लोन यहां पे
मिल जाते हैं। फॉर्मल सेक्टर का पार्ट होते हैं बैंक्स, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस हमारे क्या क्या होते हैं। तो कुछ इस तरह की सर्कल बेटा चलती रहती है, ठीक है। बैंक लोन देते हैं और लोन को हमारे पैसे से क्या करते हैं, लोन वगैरह चुकाते रहते हैं। अच्छा, दो चीजें होती है क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब हम ये कह सकते हैं उधारी में पैसा लेना या फिर लोन लेना। एनसीईआरटी में आपके दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक एग्जांपल दे रखा है हमें सलीम का जो शू मेकर है, और एक एग्जांपल हमें दे रखा है किसका, स्वप्ना का जो कि खेती बाड़ी करती है। सलीम ने उसको एक सीजन आता है, फेस्टिवल सीजन आता है, उसको शूज का ऑर्डर मिलता है, वो रॉ मटेरियल्स वगैरह एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए क्या करता है, लोन लेता है, और लोन लेने के बाद वो अपना काम करता है और वो मुनाफे में हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्वप्ना का। तो स्वप्ना खेतीबाड़ी करने के लिए क्या करती है, लोन लेती है मनी लेंडर से या जो भी उसके आसपास जमादार वगैरह है उनसे लोन लेती है। लेकिन क्या होता है, उसकी किस्मत अच्छी नहीं रहती है, उसकी जो फसल होती है वो किसी कारण की वजह से खराब हो जाती है। अब उसको पैसा भी चुकाना है, साथ के साथ अपना घर भी चलाना है। तो उस पैसे को चुकाने के लिए, एक नई फसल को ग्रो करने के लिए वो वापस से क्या करती है, लोन लेती है, और इसी तरीके से वो कर्ज के जाल में फंस जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, डेप्ट ट्रैप बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्ट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा। तो दो सिचुएशन थी, एक सलीम का पड़ा था, सलीम तो आराम से लोन पेमेंट कर देता है, लेकिन स्वप्ना नहीं कर पाती है क्योंकि यहां पे उसके कुछ सर्कमस्टांसेस बिल्कुल एकदम ठीक नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए स्वप्ना यहां पे ठीक ठाक तरीके से नहीं कर पाती है। तो क्रेडिट सिचुएशन क्या होती है, सलीम के लिए भी अलग थी और स्वप्ना के लिए अलग थी। सलीम के ठीक ठाक हो जाता है काम, लेकिन स्वप्ना किसमें फंस जाती है, डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है। यानी कि एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरी जगह से कर्जा लेना ही डेप्ट ट्रैप कहलाता है। 5,000 के कर्जे को चुकाने के लिए 5,000 रुपए कर्जा लिया 10% के ब्याज पे, फिर वो भी नहीं चुका पाए तो फिर कर्जा लिया, फिर कर्जा लिया। इसको हम क्या कहते हैं, कर्ज के जाल में उलझ जाना। तो स्वप्ना कुछ इसी तरह की सिचुएशन में फंस के रह जाती है। ये दो एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। क्रेडिट सिचुएशन से अगर सवाल बनता है 6 मार्क्स का, तो आप स्वप्ना और सलीम का एग्जांपल देके यहां पे पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सर पैसा ऐसे उधार मिल जाता है क्या, कोई भी बैंक में जाएगा और मुंह उठा के पैसा मांगेगा तो पैसा मिल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंक्स के पास आपको क्या रखनी पड़ती है, कोलाट्रल रखना पड़ता है। ऐसे ही पैसा नहीं मिल सकता है, कोलाट्रल यानी कि गारंटी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए का उधार लेना चाह रहे हैं तो आपको उसी के बदले कुछ ना कुछ गारंटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कल से वो आदमी डिफॉल्टर हो सकता है, उसकी सिचुएशन खराब हो सकती है। तो बैंक सेवा करने नहीं बैठा है, बैंक को भी अपनी इनकम निकालना जरूरी होता है, बैंक को भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना जरूरी होता है। तो इसी वजह से जो क्रेडिट की शर्तें होती है, क्रेडिट की शर्तें बहुत सारी होती है। गारंटी पे क्या रखा जाएगा, ईएमआईस कितनी होगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कितने टाइम में पैसा चुकाना है, कौन गारंटर है, ये सारी की सारी चीजें जो होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में होती है, आप लिख सकते हो बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट याद रख लेना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, ठीक है, किस तरीके से पैसा चुकाया जाएगा, कितना पैसा आपको मिलेगा, कोलाटरल यानी कि गारंटी में आप क्या रख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। क्योंकि गारंटी में कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक सोर्सेस आते हैं हमारे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। 99% चांसेस होता है कि इस चैप्टर में से अगर 5 मार्क्स का अगर सवाल बनेगा तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल की कंपैरिजन ही बनेगा। इसको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार लेने के फॉर्मल सोर्सेस कौन से होते हैं, फॉर्मल सोर्सेस हो जाते हैं आपके बच्चों बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके क्या होते हैं, फॉर्मल सोर्सेस होते हैं। और इनफॉर्मल सोर्सेस कौन से हो जाते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेस हो जाते हैं बेटा आपके मनी लेंडर्स वगैरह, ठीक है। इनफॉर्मल कौन से हो जाते हैं आपके, मनी लेंडर्स हो जाते हैं। इनफॉर्मल कौन से हो जाते हैं बच्चों आपके, मनी लेंडर्स हो गए, है ना, ठेकेदार जिन्हें हम बोल देते हैं, जमींदार हो गए, ठीक है। गांव के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा मात्रा में जमीन होती है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। सर डिफरेंस बताओ फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेस में। देखो बेटा, फॉर्मल सोर्सेस के एग्जांपल याद रखना, बैंक और कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में अगर आप क्रेडिट लेने जाओगे, उधार लेने जाओगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगी। फॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी रहेगी, हाई रहेगी। सर कारण क्या है, देखिए बेटा, फॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए कम रहती है क्योंकि यहां पे गारंटी रखवाई जाती है, प्लस यहां पे पेपर वर्क ज्यादा होता है। लेकिन आज भी काफी सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पे फॉर्मल सोर्सेस पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि बैंक और कोऑपरेटिव्स पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए आज भी रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स और जमींदार। और ये क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हायर चार्ज करते हैं
क्यों? क्योंकि इसलिए चार्ज करते हैं बेटा क्योंकि वहां पे फॉर्मल सोर्सेस नहीं है, ये पूरा निचोड़ के रख देते हैं किसानों को इनफॉर्मल सोर्सेस वाले। तो सर फिर किसान फॉर्मल सोर्सेस में जाके क्यों नहीं ले लेते हैं? फॉर्मल सोर्सेस में इसलिए नहीं लेते हैं बेटा क्योंकि एक तो हर गांव में बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती नहीं है, दूसरी बात यहां पे पेपर वर्क ज्यादा होता है, और रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट क्या होती है? कम होती है। वो इतने झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेस की तरफ क्या करते हैं? लोन लेने चले जाते हैं। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई लेते हैं। हाँ, इनफॉर्मल सोर्सेस वाले बहुत बार गारंटी नहीं लेते हैं, बैंक्स वाले गारंटी लेंगे, ये गारंटी नहीं लेते हैं। सर गारंटी क्यों नहीं लेते? इनका भी पैसा खा सकते हैं। बेटा ये गांव के अमीर लोग होते हैं, बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, ये किसानों से पैसा निकलवाना जानते हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर चार्ज करते हैं। और हर गांव के अंदर बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, या बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर लोन लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस वजह से भी आज भी रूरल एरियाज में इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर ही किसान या अदर लोग जो भी है वो इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं पैसा उधार लेने के लिए। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे बैंक्स हर एक गांव में पहुंच रहा है, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट धीरे धीरे क्या होने लगे हैं? अब इंक्रीज होने लगे हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होती है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होती है। यहाँ पे डेब्ट, यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होता है, यहाँ पे पेपर वर्क बिल्कुल कम होता है। यहाँ गारंटी मांगी जाती है, या कोलाटरल नहीं रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये हर एक लोगों की रीच में नहीं है। ठीक है, हर एक पर्सन के पास ये नहीं पहुंचता है, लेकिन इनफॉर्मल सोर्सेस हर एक पर्सन के पास अवेलेबल होते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है? खुद की मदद करना। सर सिंपल लैंग्वेज में समझा दो। 15 से 20 लोगों के समूह होता है जो अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा कराते हैं, और जिसको जरूरत पड़ती है वहां से वो पैसा निकाल लेता है और बदले में कुछ इंटरेस्ट दे देता है। जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्टार्टिंग है वो रूरल एरियाज में हुई थी, कुछ महिलाओं ने मिलकर शुरू करी थी। 15 से 20 महिलाओं का या लोगों का समूह होता है जो अपने में से 25, 50 या 100 रुपए एक जगह पे जमा कराते हैं। पैसे जमा होते रहते हैं। जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसमें से वो लोन ले लेता है। सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस चुकाना है, कितना इससे ब्याज लेना है। लेकिन हाँ, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या होती है? कम होती है। तो याद रखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? अधिकतर रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। 15 से 20 लोगों का समूह होता है जो अपनी सेविंग्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालते हैं, और जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें से पैसा निकलवा लेता है, और वापस से इंटरेस्ट के साथ, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस से सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसा जमा करा देता है। तो सेल्फ हेल्प करना यानी कि खुद की हेल्प करना ही सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है। ये था हमारा मनी एंड क्रेडिट टॉपिक, हमने पढ़ लिया है। शॉर्ट में मैंने इसको आपको समझाया है कि कहां कैसे सवाल बनते हैं। मनी की डेफिनेशन पढ़ जाना है, बार्टर सिस्टम पढ़ के जाना है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पढ़ के जाना है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां से पूरे चांसेस रहते हैं सवाल बनने के। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, एक रैपिड रिवीजन सीरीज वापस से लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, और मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।